हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। किसी भी देश के लिए या किसी भी समाज के लिए जो एक महत्वपूर्ण और आवश्यक अवयव होता है वो है वहाँ की जनसंख्या, वहाँ पर रहने वाले लोग। उस देश के विकास के क्रम में अगर विकास से जुड़ी हुई रणनीतियों को हमें बनाना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस क्षेत्र में या उस देश में कितने लोग रह रहे हैं। खासतौर से नीति निर्माताओं के लिए यह जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा जो संसाधन वहां पर मौजूद है, संसाधनों का वितरण किस तरह से किया जाए, किन लोगों को दिया जाए, किन लोगों को ना दिया जाए, या फिर हमें कितनी चीजों की आवश्यकता है, ये भी जनसंख्या की जानकारी प्राप्त करके हम अनुमान लगाते हैं। आज के इस टॉपिक में हम एक ऐसे ही डिस्कशन पर बात करने जा रहे हैं जहां पर जनसंख्या के आंकड़ों के अलावा जनसंख्या के भीतर स्पेसिफिक रूप से इस बात को जानने की बात की गई है कि कैसे उस जनसंख्या में अलग अलग समुदाय मौजूद हैं। यानी कि हम बात करेंगे जाति आधारित जनगणना की, और इससे जुड़े हुए जो सवाल हैं वो काफ़ी समय से उठाए जाते रहे हैं। जनगणना को लाए जाने की बात की जाती रही है और उसके अंशों को प्रकाशित करने की बात भी आती है। सभी बातें क्या हैं आज के टॉपिक में हम समझेंगे। भारत में जाति आधारित जनगणना कितनी सही और कितनी गलत। कई लोगों का मानना है कि इस तरह की जनगणना होनी चाहिए, कुछ लोगों का तर्क है कि ये जो तरीका है सही नहीं है। हम केवल जनगणना करके काम चला सकते हैं, इसमें सामाजिक आर्थिक के अलावा जो जातिगत वाली शब्द आता है, जातिगत जनगणना की बात आती है, वो सही नहीं होगा। समझेंगे। ओपोजिशन नीड्स मच मोर देन कास्ट सेंसस टू मेक अ नेशनल केस। इस संबंध में बात की गई है कि जो विरोधी पार्टी हैं या विपक्षी पार्टियां हैं सरकार के मुकाबले, उन लोगों ने कुछ मांग रखी है। खासतौर से अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत राहुल गांधी जी ने कहा है कि सरकार को जो 2011 में जाति आधारित जनगणना हुई थी उसके डेटा को जनता के सामने लाना चाहिए, और कुछ और भी बातें कही हैं। तो चर्चा में क्यों है इस पर हम थोड़ी सी और बात अभी करते हैं। उसके बाद समझेंगे कि जनगणना की जो स्थितियां हैं भारत में हमें कब से देखने को मिलती है, क्योंकि जनगणना के अंतर्गत ही फिर सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना की बात आती है, जिसमें से कि स्पेसिफिक रूप से जातिगत जनगणना पर हम बात करेंगे। इतिहास क्या रहा है, सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना होती क्या है, और एक सामान्य जनगणना और इस जनगणना के बीच में यानी कि SECC सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट जो सेंसस है उसके बीच में क्या अंतर है। इसके अलावा पक्ष और विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए हैं, कुछ तर्कों से आप परिचित होंगे। इसके अलावा निष्कर्ष क्या हो सकता है, इसको समझते हुए फिर एक सवाल देखेंगे जो कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। GS पेपर 1 में जो सोसाइटी वाला सेक्शन है उसमें क्लियरली मेंशन है जनसंख्या एवं उससे संबद्ध मुद्दे, यानी उससे जुड़ने वाले जो भी विषय आएंगे वहां पर ही आपको उन्हें डील करना होगा। फिर जब यहाँ पर न्याय करने की बात आएगी जनसंख्या से जुड़े मुद्दों को लेकर के, तब फिर आप सोशल जस्टिस वाले चैप्टर में आएंगे जो कि GS पेपर 2 का पार्ट है। तो कर्नाटक के अंतर्गत एक प्रचार कर रहे थे राहुल गांधी जी। उन्होंने जातिगत जनगणना की बात कही है कि सरकार को उससे जुड़े आंकड़े सामने लाने चाहिए, जिसके हिसाब से फिर आगे के लिए जो रणनीतियां हैं वो तय हो। इसके अलावा SC ST और OBC के आरक्षण पर उन्होंने कहा कि 50% की सीमा को हटाया जाना चाहिए। हालांकि ये जो मुद्दे हैं काफी समय से चर्चित हैं और इन पर पहले भी कई बार बहस हो चुकी है, लेकिन हम बात करेंगे जातिगत जनगणना पर। शुरू करते हैं जनगणना से। जनगणना क्या है, इसका क्या लाभ होता है, कुछ बेसिक चीजों से, फिर आते हैं इतिहास पर। तो जनगणना का आयोजन कराया जाता है ताकि सरकार, जो नीति निर्माता हैं, शिक्षाविद हैं और अन्य लोग हैं, उन आंकड़ों का इस्तेमाल कर सके, उन आंकड़ों को समझ सके, उन्हें ये पता चल सके कि हमारे देश में भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत कितने लोग रहते हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, कौन से क्षेत्र हैं जहां पर कम लोग रहते हैं। इससे क्या पता चलेगा कि ज्यादा जनसंख्या कहीं निवास कर रही है, वहां पर कौन कौन से संसाधन मौजूद हैं, उनका किस तरह से वितरण हो रहा है, और किस तरह से हम उन लोगों तक सामान या सामग्री या योजनाएं पहुंचा सकते हैं जो अब तक इससे दूर हैं। तो संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए और संसाधनों के सही वितरण के लिए, इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन से जुड़े हुए कार्यक्रम चलाने के लिए, और अगर परिसीमन की बात आती है कि किस तरह से हम सीटों का निर्धारण करेंगे या राज्यों का निर्धारण करेंगे या सीमाओं का निर्धारण करेंगे, इस तरह की चीजों से हम डील कर सकते हैं अगर हमारे पास जनसंख्या से जुड़े हुए आंकड़े मौजूद हो। इसलिए जनगणना का कराया जाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास में हमें समय समय पर जनगणना के आंकड़े उस तरह से विस्तृत रूप से नहीं, लेकिन जनगणना कराई गई थी इससे जुड़े हुए साक्ष्य मिलते हैं। जैसे कि अगर हम प्राचीन साक्ष्य देखें तो ऋग्वेद में ही कुछ बातों का पता चलता है, जिसमें 800 से 600 ईसा पूर्व के दौरान
किसी प्रकार की जनसंख्या से जुड़ी हुई गणना किए जाने की बात आती है, जिससे पता चलता है कि लगभग कितने लोग उस क्षेत्र के आसपास रह रहे थे। इसके अलावा 321 से 296 ईसा पूर्व के आसपास आएंगे तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें कराधान के लिए जनगणना पर जोर दिया गया है कि राज्य को अगर अपनी नीतियां सही तरह से चलानी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस राज्य के पास कितनी प्रजा मौजूद है। इसी तरह अगर आप मुगल काल में देखेंगे तो अकबर की प्रशासनिक रिपोर्ट, जिसे आईन अकबरी कहा जाता है, उसमें जनसंख्या, उद्योग, धन और कई अन्य विशेषताओं से संबंधित कई सारे आंकड़े हमें जानने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर भी जो जनगणना की स्थितियां थीं वो कहीं ना कहीं मौजूद थी। उन्हें ये पता था कि प्रशासन और कानून व्यवस्था, इसके अलावा जो अपने राज्य की सीमाओं का रखरखाव है वो हम इसी आधार पर कर पाएंगे। और राज्य का विस्तार करने के लिए भी फिर हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी सीमाएं हैं और कितने लोग अभी मौजूद हैं, और बाद में राज्य में जब विस्तार होगा तो कितने लोग और जुड़ गए। इसके अलावा प्राचीन रोम में देखेंगे तो वहां पर भी टैक्सेशन के उद्देश्य से या कराधान के लिए जनगणना कराई जाती थी। आधुनिक भारत में अब आते हैं, क्योंकि प्राचीन भारत के बाद अगर आधुनिक भारत में देखें तो स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद फिर जनगणना की स्थितियां हमें दिखाई देती हैं। तो आधुनिक भारत में अगर आप समझें, स्वतंत्रता के पूर्व तो औपनिवेशिक शासन के दौरान अलग अलग समय पर जनगणना कराई जाती रही। अगर आप 1800 के आसपास देखेंगे तो इंग्लैंड में जनगणना शुरू कराई गई थी। फिर भारत में भी ये हुआ कि हम चीज़ों को धीरे धीरे समझे, खासतौर से ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो उन्होंने कभी इलाहाबाद में, कभी बनारस में, अलग अलग समय पर 1830, 1832 इस समय काल के आसपास जनगणना वो कराते रहे। और बाद में चल करके एक प्रमुख जनगणना 1872 में कराई गई। हालांकि इस दौर में सभी देश के हिस्सों को नहीं शामिल किया गया, कुछ लिमिटेड थे। फिर विस्तृत जनगणना की जब बात आती है तो 1881 में आधिकारिक रूप से इस तरह की गणना सामने आती है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 1881 में जब जनगणना शुरू कराई गई थी उस समय वायसराय कौन थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब वर्ष 1941 में जब हम आते हैं तो इस समय जनगणना के लिए भारत के जनगणना आयुक्त थे WWM यीट्स। इन्होंने एक बात कही, इन्होंने जनगणना से मिलने वाले जो आंकड़े थे उसको और स्पेसिफिक, यानी उसको और विशिष्ट बनाए जाने की ये बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि जनगणना एक बड़ी और बेहद मजबूत अवधारणा तो है, लेकिन अगर हमें कुछ खास चीज़ों को समझना हो, खास परिस्थितियों को जानना हो, विशेष जांच करनी हो, तो उसके लिए ये एक तरह का अनुपयुक्त साधन है। यानी अब ये बात कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के लिए। तो वर्ष 1931 तक अगर आप देखेंगे तो सामाजिक आर्थिक आधार पर जनगणना हमें दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद एक लंबा समय बीतता है, भारत आज़ाद होता है और फिर 2011 में इसका पहली बार आयोजन हमें देखने को मिलता है। और 2011 में जो जनगणना कराई गई थी सामाजिक, आर्थिक और जातिगत आधार पर, उसका डेटा भी सरकार के पास मौजूद है, हालांकि अभी पब्लिश नहीं हुआ है पूरी तरह से। तो इसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक भारतीय परिवार की स्थितियों के बारे में पता चल सकता है कि उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, शिक्षा में उनकी उपलब्धियां कैसे हैं। इन सभी चीज़ों के अलावा जातिगत आधार पर भी पता चलता है कि किस जाति के या किस समूह के लोग किस तरह से वहां रहते हैं। तो आर्थिक स्थिति में अगर आप देखेंगे तो केंद्र और राज्य के अधिकारियों को वंचित वर्गों से जुड़े संकेतक प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर वो नीतियां निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्राधिकरण है वो एक गरीब या वंचित व्यक्ति को परिभाषित करने के लिए भी इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो जातिगत जनगणना है उसमें प्रत्येक व्यक्ति से उसकी विशिष्ट जातिगत नाम का पता लगाया जाता है, उसको दर्ज किया जाता है। ये पता चलता है कि इस व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक स्थिति ये है और ये फलां जाति में आता है। इस आधार पर जाति के आधार पर भी डेटा मिल जाता है। तो सरकार को पुनर्मूल्यांकन करने में आसानी होती है कि कौन से जाति समूह आर्थिक रूप से सबसे खराब स्थिति में है या पहले थे और कौन कौन से अब बेहतर स्थिति में आते जा रहे हैं, उनकी स्थितियों में सुधार हो रहा है। इसके अलावा व्यापक स्तर पर अगर आप देखेंगे तो असमानताओं का मानचित्रण करने की क्षमता भी इस जनगणना के तहत मिल जाती है। अब एक अंतर समझें कि जनगणना और सामाजिक, आर्थिक या जातिगत जनगणना के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। कुछ छोटी बातें हैं जो समझना है। तो जनगणना क्या है? भारतीय आबादी का एक समग्र चित्र प्रस्तुत करती है कि भारत देश में इतने लोग रहते हैं। और अगर सामाजिक आर्थिक जनगणना पर आप आए, जातिगत जनगणना पर आए, तो राज्य द्वारा सहायता की योग्य लाभार्थियों की पहचान करने का एक साधन है। यानी अब हमें ये पता चल जाएगा कि भारत देश में अगर इतने लोग रहते हैं तो किस वर्ग को वास्तविक रूप से सहायता की आवश्यकता है
और किस वर्ग को नहीं है, ये जानकारी मिलती है। जनगणना की अगर बात करें तो ये वर्ष 1948 के जनगणना अधिनियम के अंतर्गत इसके सभी आंकड़े गोपनीय रखे जाते हैं, जबकि जातिगत या अन्य जनगणना की बात करें यानी कि SECC की बात करें तो इसका उपयोग सरकारी विभागों के द्वारा परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा सकता है, या फिर ऐसा भी किया जा सकता है जिन परिवारों को लाभ ज़्यादा मिल रहा हो, जो उसके योग्य भी ना हो, तो उनको फिर प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। अब अगर एक सवाल कोई आपसे पूछे कि ये जनगणना कराया जाना, जातिगत आधारित जनगणना को कराया जाना क्या वाकई में सही है या गलत है, आप पक्ष में क्या कहते हैं, विपक्ष में क्या कहते हैं, या फिर अगर आपको UPSC का एक उत्तर लिखना हो तो पक्ष विपक्ष करते हुए आप एक निष्कर्ष पर भी आ सकते हैं। तो पक्ष में क्या तर्क है? पहला तो यह है कि सामाजिक समानता कार्यक्रमों के प्रबंधन में ये सहायक है। अगर ऐसी गणना हमारे पास आती है, ऐसा डेटा मौजूद होता है, क्योंकि सरकार जो भी कार्यक्रम चलाती है खास वर्गों के लिए, वंचित वर्गों के लिए, उसके लिए भी डेटा महत्वपूर्ण है। और जातिगत जनगणना से जो डेटा हमें मिलता है वो किसी खास वर्ग के लिए उचित अनुमान प्रदान करता है, यानी ये पता चल जाता है कि इस वर्ग के लिए कितने संसाधनों का सरकार को या नीति निर्माताओं को उपयोग करना है। एक और उदाहरण, जैसे मंडल आयोग ने OBC आबादी के लिए एक अनुमान लगाया था कि लगभग 5% है, जबकि अन्य अनुमान ये भी बताते हैं कि OBC की ही आबादी लगभग 36 से 65% तक हो सकती है। ऐसे में यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि किस वर्ग की आबादी कितनी है। तो OBC की अगर आप आबादी का ही आकार समझें तो सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के आधार पर आर्थिक स्थिति का पता चलेगा, जैसे घर का प्रकार कैसा है, संपत्ति कितनी है, व्यवसाय उनका कैसा है। जनसांख्यिकी के आधार पर देखेंगे तो लिंग अनुपात, मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारियां और शिक्षा से जुड़ी हुई जानकारियां भी, जैसे पुरुष और महिला के बीच में साक्षरता दर, स्कूल जाने वाली आबादी का अनुपात और संख्या, जो किसी भी एक वर्ग के अंतर्गत या किसी जाति के अंतर्गत उसकी समृद्धि को या उसके विकास को सूचित करती है, और फिर आने वाले समय में कैसे हम उसका यूज कर पाएं इसके बारे में बताती है। इसके अलावा जो आरक्षण की स्थितियां हैं उनमें ऑब्जेक्टिविटी का हमें पता चल सकता है कि आरक्षण किन लोगों को अब वास्तविकता में दिया जाना चाहिए और नहीं दिया जाना चाहिए। तो रोहिणी आयोग के अनुसार OBC आरक्षण के तहत लगभग 2633 जातियां शामिल हैं, जबकि अगर आप ये देखेंगे कि 1992 से जो केंद्र सरकार की आरक्षण नीति है उसमें OBC के भीतर जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं उनको एक अलग श्रेणी में मौजूद रखा गया है, जो कि अभी भी हाशिए पर है। उसको लेकर के कोई खास ध्यान इस वर्ग के लिए नहीं दिया गया है। अगर कोई विपक्ष की बात करे कि विपक्ष क्या है, इसका क्यों नहीं की जानी चाहिए इस तरह की गणना, तो जाति आधारित जनगणना के दुष्प्रभाव भी हैं, जैसे कि भारत में जो एक जाति प्रथा है वो लंबे समय से मौजूद रही है और प्रत्यक्ष रूप से मौजूद रही है, यानी भारत की जो जनता है, भारत का जो समाज है, उसमें इससे जुड़े हुए जो तत्व है भावनात्मक रूप से शामिल हैं। तो जाति आधारित जो जनगणना है उसके राजनीतिक और सामाजिक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। स्पष्ट रूप से विभाजन सामने आ सकता है, ये दिख सकता है कि हाँ फला वर्ग के इतने लोग हैं, इस वर्ग के इतने लोग हैं। ऐसे में एक ये भाव आ सकता है लोगों के बीच में कि भाई उस वर्ग के लोग समृद्ध हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या फिर उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। तो जाति संबंधित गणना से उनकी पहचान और मजबूत होती है, और ये बात और ज़्यादा स्थापित होती है कि उस जाति के लोग ऐसे हैं और या फिर इस जाति में ऐसे लोग शामिल हैं। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के 2011 के जो बड़े अंश हैं इसीलिए अप्रकाशित रखे गए हैं, केवल कुछ ही उसका डेटा मौजूद है या जारी किया गया है। इसके अलावा जाति से संबंधित जो विशिष्ट स्थिति की बात है उसको भी समझना होगा कि जाति कभी भी भारत में वर्ग या वंचना के छद्म रूप में नहीं रही, यानी कभी भी ऐसा नहीं रहा कि जाति के आधार पर चीजें स्थापित ना होती रही हो। ये शुरू से रहा है कि जाति के आधार पर ही भेदभाव भारत में बड़े स्तर पर होता रहा है, न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक, शैक्षणिक और बाकी चीजों को लेकर के भी हुआ है। तो विशिष्ट प्रकार के जो अंतर्निहित भेदभाव हैं वो और बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ उदाहरण देखना चाहें तो कुछ उदाहरण ऐसे हो सकते हैं कि दलित उपनाम वाले लोगों को अगर किसी नौकरी के साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए तो ऐसी संभावना हो सकती है कि कुछ लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हों और उनको ना शामिल करें। इसके अलावा जमींदारों के द्वारा उन्हें पट्टेदारों के रूप में भी स्वीकार किए जाने की संभावना कम होती है, यानी ये शुरू से वह बड़ा वर्ग रहा है जिसने शक्ति को अर्जित करके रखा था, और जो दलित वर्ग है या पिछड़ा समुदाय है उनको वे काम कराते थे अपने अंतर्गत, अपने खेतों के अंतर्गत और बाकी चीजों में। तो ये हो सकता है कि उन्हें लगे कि आज के समय ये कैसे इतनी शक्तिशाली हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप समझे तो उच्च जाति की अगर कोई महिला
किसी संपन्न दलित वर्ग के लड़के से विवाह करती है या ऐसी स्थिति अगर कभी बनती है तो उसके घर में या परिवार में हिंसक प्रतिक्रिया भी देखने को मिल सकती है। ये भी एक सामाजिक स्वीकार्यता को दर्शाता है और ऐसे कई सारे मामले हमें अक्सर खबरों में पढ़ने को मिलते भी रहते हैं। तो निष्कर्ष क्या हो सकता है कि कराया जाना चाहिए या नहीं कराया जाना चाहिए? तो ऐसे समझिए कि जातिगत जनगणना की अगर बात करें तो जाति विहीन समाज के अगर हमारा लक्ष्य है तो उसके लिए अनुकूल नहीं दिखाई देती कि अगर हम ये चाहें कि समाज से जाति व्यवस्था को हटा दें। लेकिन इसका एक बड़ा फायदा दूसरे स्तर पर भी है कि समाज में असमानताओं को दूर करने के साधन के रूप में उपयोगी हो सकता है। बेसिकली अगर जो व्यवस्था मौजूद है, अब उसमें जो वर्ग शोषित है उसके कल्याण के लिए सरकार अगर योजना चलाना चाहती है तो कैसे उन लक्षित रूप से उन लोगों को लाभ मिल सके, ऐसे में इसका योगदान हो सकता है। सकारात्मक कार्रवाई के लिए आंकड़े मिल सकते हैं और आरक्षण की प्रभावशीलता में वृद्धि हो सकती है, यानी आरक्षण वास्तविक रूप से उन लाभार्थियों तक पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे, उन्हें लाभ पहुंचाए जिनको उसकी वास्तविकता में जरूरत है। तो आरक्षण का जो प्रावधान है वो केवल प्रावधान उसका खराब नहीं है, बल्कि आरक्षण का दुरुपयोग समाज में विभाजन का एक कारण बनता है। यानी आरक्षण की व्यवस्था सही हो सकती है अगर वह सही व्यक्ति तक पहुंचाई जाए जिसको वाकई में उसकी जरूरत है। ऐसे में अगर एक ऐसा व्यक्ति जो वास्तविक रूप से संपन्न भी है और आरक्षण का लाभ भी ले रहा है, तब फिर बाकी लोगों को दिक्कत होना स्वाभाविक सी बात है। तो ये आज का निष्कर्ष है। अब सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पहली विस्तृत जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 में हुई थी। दूसरा, भारत में वर्ष 1931 के बाद 1991 में जातिगत जनगणना कराई गई थी। आपको बताना है इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो आप अपनी राय भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप पूरे विषय को किस तरह से देखते हैं, कराई जानी चाहिए या नहीं कराई जानी चाहिए। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।